वेलकम टू शिक्षा कुल। आज के इस क्लास में हम लोग एथिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी 28 सितंबर 2023 में हुआ है। उस पेपर के हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि शिक्षा कुल की ओर से यूपीपीएससी 2024 का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है 16 अक्टूबर को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, हमारे पुराने बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप हमारे न्यू बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें जो कि हाइब्रिड यानी कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशंस, ये सारे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। आपको सारी PDF नोट्स मिलेंगे, सारी सब्जेक्ट्स के क्लासेस मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग खुद भी ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए जो भी UPPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के अपने पेपर की ओर, जो कि हमारा एथिक्स का पेपर है। इसमें हम सारे क्वेश्चंस को एक बार इलैबोरेट करके समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं और लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इनसाइट एंड हाउ डज इट हेल्प इन मोरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो इसमें जब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इनसाइट, तो मोरल इनसाइट इसका मतलब क्या है। तो आपके जो मोरल्स हैं, आपको उनको ये देखना कि इनका हम अपने रियल लाइफ में कैसे प्रयोग करें। ये तो केवल इसकी डेफिनेशन हो गई, और केवल इतना लिखने पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो हर कोई लिखेगा। तो आपको इसी बात को विद एग्जाम्पल्स जो है लिखना पड़ेगा। तो बात करते हैं मोरल इनसाइट क्या है। जब आप किसी दुविधा में हो तो आप अपने अंदर के मोरल्स के द्वारा उनका सल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि एम्यूल कांट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे आप खुद को दूसरों द्वारा ट्रीट कराना चाहते हैं, वैसे ही आपको दूसरों को ट्रीट करना चाहिए। ऐसी एक दूसरा प्रिंसिपल है यूटिलिटेरियनिज्म का। इस प्रिंसिपल को हम हिंदी में अगर बोलें तो इसको कहते हैं उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का अर्थ यह होता है कि आचरण तभी नैतिक है। आचरण यानी कि एक्शन, कोई भी एक्शन वो तभी नैतिक होता है जब वे अधिकतम से अधिकतम व्यक्तियों के सुख की अभिवृद्धि करता है। यानी कि आप कोई भी ऐसा काम करें वह तभी उपयोगितावाद कहलाएगा जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख की अभिवृद्धि होगी। अच्छा, इसका प्रयोग सरकार कैसे कर रही है। जैसे हम बात करें सरकार की, तो सरकार ने जैसे उज्ज्वला योजना बनाई, जनधन योजना बनाई। ये सारी जो योजनाएं हैं ये सरकार इसलिए लाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो। इसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, उज्ज्वला योजना, या जनधन योजना। ये सारी योजनाएं सरकार केवल इसलिए लेकर आती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समानता का भाव आए और वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसका उपयोग हो पाए। जैसे सबरीमाला मंदिर का जो फैसला हुआ था वो इस तौर पर लिया गया था ताकि महिलाओं को मौका मिले, और ये फैसला नैतिक दृष्टि के आधार पर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो है फैसला सुनाया था, या जो भी आदेश उन्होंने दिए थे। अगर हम इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो ट्रिपल तलाक का फैसला हो सकता है। ट्रिपल तलाक का फैसला भी औरतों का हित ही सोच कर लिया गया था, क्योंकि पहले जो होता था वो लोगों के, औरतों के बीच बहुत ही एक खीस रहती थी मन में कि हमें कभी भी तलाक 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 बोलकर हमारे साथ तलाक दे दिया जाएगा, हमें अलग कर दिया जाएगा। लेकिन अब वे इस चीज़ को लेकर काफ़ी सहज हैं कि हमारे ऊपर एकदम से कोई आपत्ति नहीं आएगी, और उनको पति उन्हें कभी भी तलाक नहीं दे सकते। अब पूरा जो प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंटेशन पर होता है, पूरा गवर्नमेंट वर्क होता है। अब इसका सेकंड पार्ट जो है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मोरल इनसाइट एंड हाउ डज इट हेल्प इन मोरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट, यानी कि वो कैसे सिविल सर्वेंट को हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि वो कौन सी नैतिक स्थिति है, यानी कि आप कौन सी नैतिक स्थिति की बात कर रहे हैं जिसमें जो मोरल इनसाइट है सिविल सर्वेंट को हेल्प करेगा। तो ये वो नैतिक स्थितियां हैं जहां पर ऐसी सुविधा उत्पन्न होती है, जैसे कि यानी कि अगर मैं बात करूं कि ऐसी स्थिति जहां पर ये एक सिचुएशन आ जाए कि आपको अपने मोरल्स को तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप पर कोई राजनीतिक दबाव आ जाए, या आपके अंदर ब्राउन विंडो सिंड्रोम आ जाए। अच्छा, ब्राउन विंडो सिंड्रोम एक बहुत अच्छा वर्ड है आपके सिलेबस का, जिसको एलैबोरेट करके मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है। अगर आप देखेंगे मेरा प्रीवियस वीडियो तो उसमें मैंने ब्राउन विंडो सिंड्रोम के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है।
इसका मतलब है कि आप दूसरों को देखकर भ्रष्ट कामों में लिप्त हो जाना चाहते हैं। आप पर पारिवारिक दबाव भी हो सकता है, आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार भी कहें कि हमें आप कोई टेंडर दिला दीजिए, या आपकी बीवी कहे, या आपके स्पाउस में आपके पति भी हो सकते हैं, आपके पति आपसे कहें कि आपके रिश्तेदारों को कोई हेल्प करनी है अगर आप सरकारी अधिकारी हैं। तो इस तरह का जब आप पे परिवार का, समाज का, दोस्तों का एक दबाव आता है और वो आप पर इस तरह का प्रेशर डालते हैं कि आपको अपने मोरल्स को तोड़ना पड़ता है, इन तरह की सिचुएशन में हमारे नैतिक सिद्धांत जो हैं वो काम आते हैं। अगर कोई सरकार की वैकेंसी आती है और आप वैकेंसी पर अपने किसी जानकार को रखने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के जो दबाव होते हैं इनमें जब हम लिप्त होते हैं, और इसी को हम ब्राउन विंडो सिंड्रोम कहते हैं कि हम आसपास की सिचुएशंस को देखकर हम भ्रष्ट होना चाहते हैं। ऐसी जो स्थिति होती है जिसमें लोक सेवक को दिक्कत आती है, और इन सिचुएशन में ही लोक सेवक के जीवन में नैतिक अंतर्दृष्टि यानी कि मोरल इंसाइट जो होते हैं हेल्प करते हैं। आपके यही मोरल्स उन सिचुएशंस में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र कैडर के एक IAS अधिकारी थे तुकाराम, उन पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर काफ़ी राजनीतिक दबाव रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने नैतिक सिद्धांतों को नहीं तोड़ा। तो जब हम बात करते हैं कि लोक सेवकों की नैतिक स्थिति में यह किस प्रकार सहायक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स इस तरह से हो सकते हैं कि नैतिक दुविधा को कम करना। इसमें अगर मैं बात करूं इसके सेकंड पार्ट की, तो इसका पहला पॉइंट हो सकता है नैतिक दुविधा को कम करना। ये हमारे मोरल्स का काम होता है। सेकंड इसका पॉइंट हो सकता है कि अंतरात्मा को मजबूत करना। क्या हो सकता है? अंतरात्मा को मजबूत करना। आप इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं। ये पॉइंट्स आपके PYQ से रिलेटेड जब आप पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम थर्ड पॉइंट ले सकते हैं कि निर्णय को सही लेने में सहायक। इसका चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि लोगों में विश्वास जगाने में ये काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। लोगों में विश्वास। और इसका पांचवा पॉइंट भी बहुत रिलेटेड है इसी से, लोगों में जागरूकता। ये जो पांचों पॉइंट्स हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब हम चलते हैं आंसर 2 की ओर। तो क्वेश्चन जो 2 है हमारा वो है कि सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए, और उसमें हमें 2 सब पॉइंट्स दिए हुए, सेवा भाव और दृढ़ विश्वास का साहस, यानी कि एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका पहला पॉइंट है सेवा भाव। इसमें आपको कम से कम 2 या 3 उदाहरण तो देने ही पड़ेंगे। इसको ओके ठीक है, हम लोग एलाबोरेट करके पढ़ते हैं। तो सेवा भाव हम कैसे समझेंगे? सेवा भाव हम ऐसे समझ सकते हैं कि माँ का अपने बच्चों के प्रति, श्रवण कुमार का अपने माता पिता के प्रति, या लक्ष्मण का श्री राम के प्रति। जो सेवा भाव है वो बिना किसी लालच के केवल सेवा करते हैं, ये वाला सेवा भाव है। और ऐसे ही सेवा भाव आज भी सिविल सेवकों के बीच हैं। हमारे बीच अभी भी ऐसे सिविल सेवक हमें देखने को मिलते हैं जो इस तरह का सेवा भाव लेकर ही जनता की सेवा करते हैं। हमारे समाज में आज भी इतनी असमानता है, बहुत सारे वर्गों का वर्गीकरण है, और हम यदि इस असमानता को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए योजनाओं का सही क्रियान्वयन होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, हम चाहेंगे कि हर गरीब के पास अपना मकान हो, तो उसे समानता जो है वो महसूस हो। इसमें भी प्रधानमंत्री का सेवा भाव है कि मैं इस तरह से जनता की सेवा करूं कि उनके बीच एक समानता बनी रहे।
उज्ज्वला योजना, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, उज्ज्वला योजना, अब यदि हर घर तक गैस सिलेंडर की सुविधा नहीं पहुंचेगी तो जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं और जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं उनमें एक असमानता बनी रहेगी। अब अगर हम बात करें गाँव के घरों की, जहाँ पर पहले लोग चूल्हों पर खाना बनाते थे, अब बहुत कम ऐसे घर रह गए हैं अब, क्योंकि औरतें चूल्हों पर खाना नहीं बनाती हैं। यही एक हमारे प्रधानमंत्री का सेवा का भाव है। इसकी प्रासंगिकता है कि असमानता को कम करना और पारदर्शिता को बढ़ाना, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को लाना, उत्तरदायित्व को बढ़ाना। यही इम्प्लीमेंटेशन हो, यही क्रियान्वयन हो, योजनाओं का सही से इम्प्लीमेंटेशन हो, यही सेवा का भाव है। लोगों को जागरूक करने में भी सेवा भाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर अगर आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, यानी कि आप ये एक सेवा भाव का ही पार्ट है। अच्छा, इसका बी क्या है? करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन, यानी कि दृढ़ विश्वास का साहस। तो दृढ़ विश्वास का साहस कैसे आएगा? अगर हम उदाहरण दें तो जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, तो ये भी एक हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास था, उनके अंदर एक साहस था, तभी सर्जिकल स्ट्राइक जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाई। या इसमें अगर हम एक दूसरा एग्जांपल दें, किरण बेदी का, किरण बेदी का एग्जांपल अगर हम दें तो किरण बेदी ने प्रधानमंत्री का भी चालान काट दिया था। अगर आप में दृढ़ विश्वास नहीं होगा तो आप राजनीतिक दबाव में नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। अगर किरण बेदी में ये दृढ़ विश्वास नहीं होता, साहस नहीं होता, तो वो हमेशा एक राजनीतिक दबाव में आ जाती हैं, या वो ये भी सोच सकती थी कि तो प्रधानमंत्री, इनका चालान मुझे नहीं काटना चाहिए, बहुत उच्च पद पर हैं। लेकिन उन्होंने अपने रूल्स को जो है फॉलो किया। या मैं इसमें एक और एग्जांपल दूं, मणिपुर में कैडर के एक अधिकारी हैं, उन्होंने 100 किलोमीटर की सड़क को निर्मित कर दी थी, जबकि उन्हें कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ था, उन्हें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये तभी मुमकिन है जब आप अपने अंदर इम्पार्शियलिटी को या इंटीग्रिटी को उत्पन्न करते हैं। अब जैसे हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना के दौरान भी यूपी में इस तरह के कई सारे लोक सेवक आए जिन्होंने बहुत अच्छी तरह कार्य किया। लोगों को, पब्लिक को, क्योंकि उस वक्त मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, पब्लिक में एक ये भाव था कि न जाने कल क्या होगा, तो लोगों को मैनेज करना, लोगों के अंदर ये उनमें विश्वास दिलाना कि आप लोग अपने घरों के अंदर सुरक्षित हैं, उन्हें उनके घरों के अंदर रखना, ये वाला जो उन्होंने भाव लोगों के अंदर लेकर आए, तो ये केवल एक दृढ़ विश्वास था उनके अंदर एक साहस था, केवल तभी ये चीज़ें जो थी पॉसिबल हो पाई। क्वेश्चन नंबर 3, बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है। इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका का विवेचना कीजिए। यानी कि जो एक बच्चा होता है वो अपने आसपास से, अपने समाज से, अपने परिवार से सीखता है, ये कथन यहाँ पे दिया हुआ है और इसी के आधार पर हमें इस पूरे आंसर को जो है डिस्क्राइब करना है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, बच्चा अपने आसपास से और अपने समाज से ही सीखता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम भी कहते थे कि देश का निर्माण बच्चों के निर्माण से हम जान सकते हैं कि उस देश में बच्चों का किस तरह से निर्माण हो रहा है। और बच्चों का जो निर्माण होता है वो केवल 3 ही लोग जो है सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं, उसमें होता है माता पिता और गुरु। मूल्य के निर्माण में परिवार की बहुत अहम भूमिका होती है। परिवार में यदि अगर आप ऐसा परिवार देखते हैं कि जिसमें माँ अपने बच्चों को कहती है, अपनी लड़की को वो अलग तरह से ट्रीट करती है, लड़के को अलग तरह से ट्रीट करती है, और आप ये देखते हैं कि वो लड़की को कहती है कि तुम तो लड़की हो, तुम्हें ही कम में संतुष्ट होना पड़ेगा, या तुम लड़की हो, तुम ये काम कर दो, या वो उसके भाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, यानी कि वो लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, और वो लड़के को कहती है कि तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और वो लड़की को घर के कामों में ज़्यादा व्यस्त रखती है। तो इससे जो होता है बच्चों के अंदर खुद ही असमानता का भाव आ जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बच्चा घर से ही सीखता है। साहस बढ़ाने में भी परिवार की भूमिका होती है। नेल्सन मंडेला जो थे, उनमें जो करुणा का भाव आया वो उनके अंदर उनकी माँ के वजह से आया, या सचिन तेंदुलकर के अंदर जो भाव आए वो अपने भाई से उन्होंने काफ़ी सारे गुण सीखे। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स देके हम ये दिखा सकते हैं, या हम ये आंसर्स में बता सकते हैं कि हाँ, परिवार का या समाज का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण जो हमें अपने माता पिता या अपने आसपास के लोगों से हम सीखते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हम देख के अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जहाँ पर रहीं, उस पृष्ठभूमि के लोगों में दृढ़ता और साहस का भाव आया रानी लक्ष्मीबाई के वजह से।
अब जैसे अगर हम कबीर का उदाहरण लें तो उनका लालन पोषण इस तरह से हुआ था कि भविष्य में उनकी इतनी प्रसिद्ध रचनाएं आई, उनकी इतनी विख्यात जो उन समाज के बीच में वो रहे, वो केवल उनके लालन पोषण की वजह से ही था। तो परिवार जो है अपने आप में विश्वास तो जगाता ही है, दृढ़ता भी जगाता है। परिवार में पिता से आप कर्तव्यनिष्ठ होना सीख सकते हैं, अपनी माँ से भावुकता और करुणा और साहस आप अपनी माँ से सीख सकते हैं। और इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि माँ से अच्छा प्रबंधक कोई नहीं हो सकता। तो आप आत्म प्रबंधन अपनी माँ से सीख सकते हैं, सेवा भाव आप अपनी माँ से सीख सकते हैं, लगनशीलता और पारदर्शिता आप अपने पिता से सीख सकते हैं। अब देश में जैसे जुवेनाइल एक्ट है, वो केवल इसी आधार पर बना है कि व्यक्ति की परवरिश किस माहौल में हुई है, उसी माहौल के आधार पर ही सजा का प्रावधान है। तो इसलिए बालक के मूल्यों को बनाने में खुद सुप्रीम कोर्ट का ही यही मानना है कि बालक के विकास में समाज का बहुत अहम रोल है। अब अगर हम बात करें समाज की, तो समाज का भी इसमें बहुत रोल है। 19वीं शताब्दी में जब सामाजिक सुधार हो रहे थे, तो उस वक्त लोगों में सती प्रथा, बाल विवाह और इस तरह की तमाम कुरीतियों को बदलने का जो भाव आ रहा था, वो केवल समाज से आ रहा था, वो समाज की ही एक भूमिका थी। राजस्थान में जैसे विश्नोई समाज है, उनमें अगर देखें तो उनमें वनों और वृक्षों के प्रति जो लगाव है, वे केवल समाज से आता है। या चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो करुणा का भाव आया, जब हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ते हैं, उनकी किताबें हम पढ़ते हैं, तो पता चलता है उनमें बहुत ज़्यादा करुणा का भाव था। और जो करुणा का भाव आया वो केवल समाज से आया। ऐसे ही मेघालय में एक जनजाति समाज है, जहाँ दुकानों पर कोई नहीं रहता, वहाँ सत्यनिष्ठा का भाव है कि आप आएँ दुकान पर, सामान लें और खुद ही पैसे रख कर जाएँ। वहाँ कभी ऐसा नहीं देखा जाता कि चोरी हो रही है या इस तरह की कोई काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों में सत्यनिष्ठता का भाव है और ये केवल और केवल वहाँ के समाज से आया है। हिमालय क्षेत्र में रहने वालों की ये मानसिकता होती है कि वे अपनी नदियों को बहुत साफ रखते हैं। तो ये जो स्वच्छता का भाव आया, ये उनमें केवल अपनी समाज से आया। या भूटान के समाज में अगर हम देखें तो वो लोग भी अपने पर्यावरण के प्रति काफ़ी सहज रहते हैं। या नॉर्वे के समाज में लैंगिक समानता के बारे में सीखा जा सकता है नॉर्वे से। या जापान से आप देशभक्ति का भाव सीख सकते हैं। और जर्मन के लोगों से आप अपने भाषा के प्रति कैसे सहज रहें, क्योंकि वहाँ के लोग जर्मनी के लोग यानी कि जो जर्मन्स होते हैं वो अपने लैंग्वेज को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जर्मनी से आप अपनी भाषा के प्रति कैसे सहज रहना है, ये आप सीख सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए कि समाज से लोग कैसे प्रभावित होते हैं, अपने परिवार से कैसे प्रभावित हो सकते हैं, इस तरह के उदाहरण लिखकर आप अपने इस आंसर को जो है पूरी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसमें आपको इतने सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र में समय की मांग है। यानी कि इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल एथिक्स इज द नीड ऑफ आर फॉर इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे इंटरनेशनल एथिक्स के बारे में यहाँ पर जो है पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र जो है समय की एक मांग है ताकि राष्ट्र के बीच में शांति और स्थिरता को सुनिश्चित कर सकें। यानी कि इसके पक्ष में और विरोध में आपको कुछ स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे, जो इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसमें आप रूस और यूक्रेन यानी कि जो अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, उन दोनों नेशंस के बीच में जो उनके रिलेशंस हैं उनका कॉन्सेप्ट आप इसमें डाल सकते हैं। या आप इसमें भारत पाकिस्तान जिसकी एक खुद में एक अच्छी खासी हिस्ट्री है, उनके संबंध के बारे में आप बता सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप इसमें डाल सकते हैं। भारत चीन के भी रिलेशंस के ऊपर काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, उसके बारे में आप इसमें डाल सकते हैं। या हाल ही में भारत और कनाडा के संबंध में इतनी सारी न्यूज़ जो उभरी या इतने सारे टॉपिक्स जो आजकल उठकर आ रहे हैं, उनके भी कुछ तथ्यों के बारे में आप इसमें डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको केवल इंटरनेशनल एथिक्स के बारे में ही डालना है। अब अगर हम करें बात आंसर नंबर 5 की, तो इसमें पूछा गया है कि सूचना का छिपाए सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर को साझा करें। इसमें आपको केवल सूचना साझा करना और उसके बारे में पारदर्शिता कैसे, उसके महत्व पर आपको केवल अपनी टिप्पणी करनी है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है पारदर्शिता के ऊपर, वो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है डाल सकते हैं। आंसर नंबर 6,
आंसर नंबर 6 में आपको केवल कुछ कंपोनेंट्स देने हैं एटीट्यूड और उनके फैक्टर्स को डिस्कस करना है। फिर आते हैं आंसर नंबर 7 पर, यानी कि डिस्कस एनी 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। इसमें जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, अगर हम आंसर नंबर 7 की शुरुआत करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि लोक सेवक के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा होती है, पारदर्शिता होती है, साहस होता है, दृढ़ विश्वास, आत्म प्रबंधन या सेवा का भाव या तार्किकता। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक लोक सेवक के अंदर होने चाहिए। लेकिन जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कोई 2 एट्रीब्यूट को ही डिस्कस करना है, तो इसमें से आप अपने जिन पर आप टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ हो, आप उन किन्हीं भी 2 टॉपिक को एलैबोरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं तो सत्यनिष्ठा और सेवा का भाव जो है वो ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाकी टॉपिक्स को भी अपने आप में कवर कर लेता है, आपको इस पर कॉन्टेंट भी ज़्यादा मिल सकता है। तो आप सत्यनिष्ठा और सेवा के भाव पर इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको कोई ऑलरेडी अलग से पॉइंट नहीं लाना है, इन्हीं 7-8 पॉइंट में से ही 2 को जो है इनकी व्याख्या करनी है। जैसे कि सत्यनिष्ठा है, अगर आप सत्यनिष्ठ होंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि जहाँ, जैसे मैंने आपको इस क्लास में भी पढ़ाया था सत्यनिष्ठा के बारे में, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि सोच, कथन और क्रिया जब एक जैसी होती है उसे ही हम सत्यनिष्ठा कहते हैं। तो अगर आप सत्यनिष्ठ होंगे और अगर आपके समाज में कोई नीतियों का निर्माण होता है तो उनका क्रियान्वयन भी सही से होता है। और सेवा के भाव में आप ये लिख सकते हैं कि अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप में लाभ और लोभ और मोह जो है वो नहीं होता है, नीतियों का निर्माण भी आप उसमें अच्छे से उनका क्रियान्वयन करवा पाते हैं। यदि किसी विशेष समुदाय के प्रति आपका पूर्ण आग्रह है तो बिना सेवा भाव के आप उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सेवा भाव भी आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है यदि आप एक अधिकारी बनते हैं तो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि हाउ कैन लिबरलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी बी फॉस्टर्ड अमंग सिविल सर्वेंट, यानी कि सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठा को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल उदारता बहुत इजी टॉपिक है और वस्तुनिष्ठा वो भी एक बहुत इजी टॉपिक है, इनको केवल एक्सप्लेन करना है। वस्तुनिष्ठा को आप इस तरह से बता सकते हैं कि वस्तुनिष्ठा यह सुनिश्चित करती है कि सिविल सेवक अपने कर्तव्य का पालन सभी नागरिकों को एक समान मानकर तटस्थ रहते हुए करे। नैतिक दुविधा के दौरान सही निर्णय पर पहुंचने में वस्तुनिष्ठ का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, यानी कि वस्तुनिष्ठता का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। वस्तुनिष्ठ एक सिविल सेवक को देश के कानून को सभी पर बराबरी से लागू करवाने की प्रेरणा देती है, यानी कि अगर एक सिविल सर्वेंट के अंदर वस्तुनिष्ठता का भाव है तो वो किसी भी कानून को सभी पर बराबरी से लागू करवाती है। उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उच्च जाति का है, कोई निचली जाति का है, वो सभी को एक इक्वालिटी की आंख से देखती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ भी नहीं है, इसमें केवल इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया। इस पे मैंने अपनी पूरी एक क्लास जो है आपके यूट्यूब चैनल पर अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। तो इसमें आपको केवल इमोशनल इंटेलिजेंस के को जो है डिस्क्राइब करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको घुमाकर भी नहीं पूछा गया है। आंसर नंबर 10 जो है वो सोशल इन्फ्लुएंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसका मतलब होता है कि लोगों द्वारा अपने सामाजिक मैंने आंसर नंबर 10 नहीं खोला, तो ये है रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है कि लोगों द्वारा अपने सामाजिक दायरे की दृष्टिकोण और व्यवहार को अपनाने की प्रवृत्ति को सामाजिक प्रभाव कहा जाता है। तो बेसिकली सोशल इन्फ्लुएंस पे भी मैंने आपको पूरा एक लेक्चर जो है यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया हुआ है। सोशल इन्फ्लुएंस कहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सोशल इन्फ्लुएंस का क्या रोल है, ये पूरा मैंने आपको अपने यूट्यूब के थ्रू इसकी पूरी क्लास प्रोवाइड कराई हुई है। आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था पूरे एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, और इसको भी उदाहरण सही समझाइए। पूरे एथिक्स के पेपर में यूपीपीसीएस के पेपर ने हर क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ जो है पूछा है, यानी कि आपको हर क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल्स देने ही पड़ेंगे। बिना एग्जाम्पल्स के आपको कंटेंट नहीं मिल सकता है, आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो आंसर नंबर 11 को आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था नैतिकता के आधार पर निर्णय लेती है वही नैतिक शासन व्यवस्था कहलाती है। यानी कि नैतिक शासन व्यवस्था में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी बताया था, यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल, यानी कि उपयोगितावाद, जो कि मैं ऑलरेडी आपको अभी डिफाइन कर चुकी हूँ थोड़ी देर पहले।
तो ये एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उपयोगितावाद। और नॉर्डिक और सेमी नॉर्डिक लोगों के लिए भी जो समिति बनाई गई है वह भी कहीं ना कहीं नैतिक शासन व्यवस्था को ही बताती है। अब जैसे कि कुछ स्कीम्स हैं, गिविट ऑफ स्कीम्स हुई, उज्ज्वला योजना हुई। जैसे उज्ज्वला योजना जेंडर इक्वालिटी को भी दर्शाती है, क्योंकि जब उज्ज्वला योजना आई तो उसमें गांव की महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर्स को उपलब्ध कराने की जो है एक योजना लाई गई, ताकि उनको उनकी धुएं से आंखें ख़राब होती थी, उनके शरीर ख़राब होता था, उनको अस्थमा जैसी जो है दिक्कतें आती थी, तो वो दिक्कतें ना आए। और इस तरह से और भी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताई थी जनधन योजना हुई। ये सारी जो योजनाएं हैं, ये सारी जो योजनाएं हैं वो नैतिक शासन व्यवस्था के चलते ही आती हैं। यदि शासन में नैतिकता खत्म हो जाए तो इस तरह की योजना आएंगी नहीं, कोई इक्वालिटी नहीं होगी। तो हमारी प्रस्तावना में जैसे कि जितने भी शब्द हैं, जैसे कि समानता, बंधुता, न्याय, या ये सारे के सारे शब्द जो है वो नैतिक शासन व्यवस्था की ओर ही इशारा करते हैं। जैसे कि हाँ, जनधन योजना को मैंने आपको बताया, या पॉक्सो एक्ट आया था, पॉक्सो एक्ट आया था थोड़े टाइम पहले। ये भी एक इक्वालिटी को लेके या नैतिकता को देखते हुए आया था। ट्रिपल तलाक, जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ट्रिपल तलाक, सबरीमाला मंदिर का जो फैसला आया था, इस तरह के जो भी जितने भी फैसले आए वो सारे शासन व्यवस्था के नैतिकता के आधार पर ही निर्णय लिए गए थे। आप लोगों को याद होगा, ट्विटर पर एक बार एक महिला ने लिखा कि मेरे बच्चे को, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और उसने ट्वीट कर दिया कि मेरे बच्चे को दूध की ज़रूरत है। उससे अगले स्टेशन पर रेलवे ने दूध जो है प्रोवाइड किया। इससे यानी कि पता चलता है कि रेलवे ने इसमें माँ की भावना का ध्यान रखते हुए जो छोटा सा कदम उठाया था, ये रेलवे ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था एथिक्स का सोसाइटी के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आपने कोई स्कीम अगर आप स्टार्ट करते हैं, उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट। केवल उसके बारे में इसमें जो है पूछा गया है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल सेट करके आपको जो है इसमें पूछा गया है, इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आंसर नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। आंसर नंबर 13 है क्या भगवत गीता भी एक एथिकल गाइड हो सकती है एक सिविल सर्वेंट के लिए? तो बिल्कुल भगवत गीता एक एथिकल गाइड हो सकती है, क्योंकि भगवत गीता किसी भी परंपरा में सबसे शुरुआती पाठों में से एक है, जो इस बात पर जोर देती है कि केवल एक बार कर्तव्य करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसे एक निश्चित प्रकार से, यानी कि वैराग्य के साथ, यानी कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने जो कर्तव्य हैं उनको पूर्ण करना होता है, यही महत्वपूर्ण है। ये हमें भगवत गीता ही सिखाती है। विश्व कल्याण का सिद्धांत बदलती दुनिया में नैतिक दुविधाओं जैसी प्रतिस्पर्धा कर्तव्यों का सामना करने पर भी एक प्रशासक के कर्तव्य की प्रकृति का आकलन करने का आधार जो है प्रदान करती है। भगवत गीता शाश्वत मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित नैतिकता के विषय में चेतना और भावना केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करती है। और कृष्ण ने अर्जुन को जो नैतिकता की प्रणाली जो दी थी, जो शिक्षाएं दी थी, वो वो हर समय पर कसौटी पर खरी उतरती हैं। ये आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको एक पर्सनल भी रिक्वेस्ट, एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर आप भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं तो आपको वो ज़रूर पढ़ना शुरू करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके लाइफ के जो एथिक्स होते हैं वो बढ़ते हैं, और आप उनको अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो वाकई इससे आपकी लाइफ पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको ह्यूमन एक्शंस इन एथिक्स जो है इसके बारे में बताना है, यानी कि नैतिक विचारधाराएं जो लोगों पर वस्तुनिष्ठ रूप से लागू प्रतीत होती हैं। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, यानी कि करुणा मतलब है दूसरों की भलाई के लिए चिंता। सेकंड पॉइंट हो सकता है गैर दुर्भावना, यानी कि दूसरों को कष्ट और कठिनाई पहुँचाने से बचना, यानी कि आपके अंदर वो भावना कभी ना आए कि आप दूसरों को कोई कष्ट दें या कोई कठिनाई उन तक पहुंचाएं। फिर होता है उपकार इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। निष्पक्षता, साहस, सम्मान, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है लिख देती हूँ, ताकि अगर आप नोट करना चाहें तो। जैसे कि ईमानदारी बहुत अच्छा हुआ, सम्मान आप किसी को दे सकते हैं,
या फिर सत्यनिष्ठा हुआ या साहस हुआ। साहस या फिर निष्पक्षता या गैर दुर्भावना। ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पर्पस को लेके। अच्छा, सार्वजनिक सेवा में नैतिकता के प्रबंधन के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए? तो इसके सिद्धांत ये हो सकते हैं कि सार्वजनिक सेवा के लिए नैतिक मानक स्पष्ट होने चाहिए, नैतिक मानकों को कानूनी ढांचे में पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आपके कुछ एथिक्स ऐसे हैं जिनको कानूनी तौर पर लागू कर दिया जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। लोक सेवकों को नैतिक पर्यवेक्षण उपलब्ध होना चाहिए। गलत कार्य को उजागर करते समय लोक सेवकों को अपने अधिकारों और दायित्वों को जानना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनकी क्या लिमिट्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं एज अ सिविल सर्वेंट। नैतिकता के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता को लोक सेवकों के नैतिक आचरण को सुदृढ़ करना चाहिए। यानी कि निर्णय लेने की जो प्रक्रिया पारदर्शी और जांच के लिए एक खुली होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट के बीच में, सिविल सर्वेंट्स के बीच में, पब्लिक के बीच में कुछ ट्रांसपेरेंसी बचनी चाहिए। पब्लिक को ये कभी फील ना हो कि उनको लूटा जा रहा है या उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है किसी भी, या उनके साथ कोई भी अनैतिक एक्टिविटी जो है वो हो रही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये ऑलरेडी 2019 में यूपीपीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। इससे पहले ये 2017 में यूपीएससी के क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। 2 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो अगर आप एथिक्स का पेपर देने जाते हैं तो एथिक्स के पेपर में आप प्रीवियस ईयर का, केवल यूपीपीएससी का पेपर नहीं, यूपीएससी का पेपर भी प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है। ये भी रियल लाइफ एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि एक राजीव है, वो अपने एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, बट वो देखता है बीच में उसको किसी की हेल्प करनी पड़ती है। तो इस तरह के सिचुएशंस को जो है क्वेश्चंस में लाया जाता है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपको आगे के लिए भी पढ़ना चाहिए। आंसर नंबर 16 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे यह है, लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या है? व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ? तो सार्वजनिक जीवन के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं? जैसे कि इसको हम सार्वजनिक जीवन भी कह सकते हैं या लोक जीवन, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सार्वजनिक जीवन या फिर लोक जीवन, ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इसका मतलब है कि निस्वार्थता, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है निस्वार्थता। इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। निस्वार्थता। तो निस्वार्थता क्या होता है कि सार्वजनिक अधिकारियों को पूरी तरह से सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए या दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। यानी कि सिविल सर्वेंट जब भी पब्लिक के लिए कोई काम करे तो उसको ऐसा ना फील हो कि वो कोई काम अपने लिए कर रहा है या किसी और पर्सन के लिए, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की वो हेल्प कर रहा है। उसको बेसिकली कोई भी काम निस्वार्थ भाव से, यानी कि पब्लिक की हेल्प के लिए करना चाहिए। उसका उसमें कोई पर्सनल बेनिफिट उसमें ना दिखे। जैसे कि इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, इन्होंने भी एक इस तरह का रुख अपनाया जब उन्होंने ये घोषणा की थी कि वह और उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य आधिकारिक कार्य या बंगला कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जो कि राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच एक परंपरा रही है। क्योंकि हमने ऐसा अक्सर देखा है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है या किसी भी मंत्री पद पर आता है तो उसको आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से बंगले या गाड़ियां दी जाती हैं, जो कि केजरीवाल ने खुद और अपनी पूरी टीम को लेने से मना कर दिया था। इसका सेकंड पॉइंट है सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ को मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, एक बार और कर देती हूँ
कि सार्वजनिक अधिकारियों को सत्यनिष्ठ के साथ काम करना चाहिए, ईमानदार और सच्चा होना चाहिए और हितों के किसी भी टकराव से बचना चाहिए। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल दें तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं संजय किशन कौल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से जुड़े एक मामले में खुद को अलग कर लिया, क्योंकि उन्होंने पहले उस अदालत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। तो ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं अपने पेपर में। इसका थर्ड पॉइंट है जवाबदेही। अच्छा, जवाबदेही का मतलब होता है कि आप उत्तरदायित्व हो किसी भी चीज़। सार्वजनिक अधिकारियों को अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जवाबदेह होना चाहिए, यानी कि जनता या अन्य उपयुक्त निकायों द्वारा जांच के अधीन होना चाहिए। आपको ऐसा ना हो कि मेरी जांच नहीं हो सकती या मुझसे कोई क्वेश्चन ना करे, ये वाली जो फीलिंग है ये कभी भी सिविल सर्वेंट में नहीं आनी चाहिए। हमेशा सिविल सर्वेंट को इस तथ्य पर रहना चाहिए कि मुझसे कभी भी किसी बारे में कोई भी सूचना ली जा सकती है, या मैंने पिछले दौर में क्या काम किया, कितना काम किया, इस तरह के क्वेश्चन हम पूछे जा सकते हैं सिविल सर्वेंट से। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट जो है वो नागरिकों को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण में जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये भी सिविल सर्वेंट को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। Nowadays, social media is used to influence public opinion either in positive or negative way. Being a civil servant, how will you solve this issue? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें ये इसका आंसर है कि सोशल मीडिया तो सभी यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो उपयोग हो रहा है उसको नकारात्मक और सकारात्मक इसका प्रभाव जो है सोसाइटी पर पड़ रहा है। तो जब आप देखते हैं कि नकारात्मक प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो उसको आप एज अ सिविल सर्वेंट कैसे हैंडल करेंगे? तो इसकी दो तरह से इसको आप आंसर कर सकते हैं। या तो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच हो सकती है या एक शॉर्ट टर्म अप्रोच हो सकती है। लॉन्ग टर्म में तो ये हो सकता है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें, आप लोगों को समझाएं, आप लोगों को अवेयर करें। लेकिन शॉर्ट टर्म अप्रोच में क्या क्या हो सकता है कि आप एक तरह से एक कमेटी का गठन करें। आप कमेटी में देखें कि जो गलत अफवाहें फैल रही हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पर पड़ रहा है वो किन ग्रुप्स द्वारा यानी कि किन संगठनों द्वारा, किन गठनों द्वारा ज़्यादा फैलाया जा रहा है, या फिर आप उन चीज़ों का पता लगाएं, या फिर आप कुछ चीज़ों पर रोकथाम करें सोशल मीडिया को। ये एक शॉर्ट टर्म अप्रोच हो सकता है। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का अप्रोच आप जो है दे सकते हैं। आंसर नंबर 18, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठता कमज़ोर एवं बेकार है, लेकिन सत्यनिष्ठता के अभाव में ज्ञान खतरनाक एवं भयानक है। इसको अगर मैं आपको क्वेश्चन को इलैबोरेट करूं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर सत्यनिष्ठता है लेकिन ज्ञान का थोड़ा सा अभाव है तो वहाँ पर चीज़ें जो है हैंडल हो जाती हैं। लेकिन जहाँ पर ज्ञान तो है लेकिन सत्यनिष्ठता नहीं है तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डगमगा जाती हैं। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लेबर है जो एक पुल बनाने की काम कर रहा है और वहीं पर एक इंजीनियर है जो उससे काम करा रहा है। अब लेबर के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, उसके पास ज्ञान का अभाव है, लेकिन उसमें सत्यनिष्ठता है, यानी कि वो काम को पूरे लगन से, पूरी इंटीग्रिटी के साथ जो है वो करना चाहता है। तो यहाँ पर अगर उसके पास ज्ञान कम है तो भी वो काम हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर सत्यनिष्ठता है और वो किसी ना किसी के सपोर्ट से वो नॉलेज लेके वो उसको पूरा कर लेगा। लेकिन यदि वहीं दूसरी ओर यदि आपके पास जो इंजीनियर है उसके पास ज्ञान तो है लेकिन सत्यनिष्ठता नहीं है, यानी कि वो कुछ इस तरह के काम करे, घोटाले कर दे, उसके पास ज्ञान होते हुए भी वो कुछ ऐसा घोटाला कर दे कि वो जो पुल है वो मजबूत ना बने, तो यानी कि यहाँ पर जो है चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के पेपर में 2014 में आया था। अब हम आंसर नंबर 19 अगर हम देखें तो लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य निर्वहन ना करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। बिल्कुल सही है क्वेश्चन। इसमें आप करप्शन को डिफाइन कर सकते हैं, करप्शन को इसमें आप डिफाइन करिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी यूपीएससी में 2019 में पूछा जा चुका है, यानी कि आपको तो बहुत मस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ के ही जाएं।
तो इसमें आप करप्शन को डिफाइन करें, बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर सिविल सर्वेंट अपना ड्यूटीज़ पूरा नहीं करता है, जो उसको काम निर्धारित किए गए अगर वो उन्हें भी नहीं करता है, तो वो भी एक तरह से करप्शन होता है, यानी कि वो पब्लिक सर्वेंट इज़ अ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज़ अ टाइप ऑफ करप्शन। इसमें भी आपको लॉजिकली जो है इसको समझाना है। यस, इसमें आपको लिखना है यस वी एग्री, क्योंकि अगर आप किसी काम को गलत करते हैं वो तो करप्शन होता ही है, पर जब आप सही काम भी नहीं करते हैं क्योंकि आपको वो ओहदा दिया गया, आपको वो जिम्मेदारी दी गई है, तो वहाँ भी वो करप्शन माना जाता है। आंसर नंबर 20 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, ये भी आपको अपने नोट्स से मिल जाएगा। तो आज के जो हमने क्लास में ये PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब 2023 में आया था, ये हमने आपको पूरा पढ़ाया है। तो इसको आप एक बार देखें, और इससे अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो कि एक एथिक्स के पेपर में 4 या 5 क्वेश्चंस रिपीट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप आगे से जब भी एथिक्स के लिए पढ़ें तो आप केवल UPPSC नहीं, UPSC के भी एथिक्स के पेपर का जो है एक बार रिविज़न करके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं या रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको फिर से देखने को अपने पेपर में मिले। तो इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ, एथिक्स के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।